मुनीर अब तक प्रॉक्सी वॉर लड़ रहा था, मुनीर अब तक पर्दे के पीछे काम कर रहा था, तार मुनीर तक ही जाके जुड़ रहे थे, लेकिन अब निरंकुश मुनीर बहल साहब हिंदुस्तान के लिए बड़ा सरदर्द लेकर आएगा। युद्ध तो करके ही रहेगा ये, क्योंकि इसके पास अपने आवाम को खिलाने के लिए रोटी नहीं है। पेनाज जी, देव सेवा पर मोहे है शुभ कर्मंते, कबो न डरो, न डरो अरसो जब चाहे लरो, निश्चय कर अपनी जीत करो, निश्चय कर अपनी जीत करो। और हमारा मुनीर जो मर्जी कर ले, आर्टिकल 243 को अमेंड करवा ले 27th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट से, अपनी पूरी पावर अपने अंडर कंट्रोल कर ले। पाकिस्तान में पहले से भी कोई डेमोक्रेसी नहीं थी, वहां हाइब्रिड गवर्नमेंट चलती थी, यानी कि शहबाज शरीफ जो उनके प्राइम मिनिस्टर हैं, वो तो दिखावे के लिए आगे हैं पॉलिटिशियन। उनकी जो कठपुतलियों की तरह तारे होती थी, वो तो मुनीर के पास ही थी, यानी कि उनका पाकिस्तान का आर्मी चीफ। 28 नवंबर को उसका टेन्योर खत्म हो रहा है चीफ का। तो कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट तो करनी थी, लेकिन सारी की सारी पावर उसने अपने अंदर कर ली है। चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स बना लिया अपने आप को, यानी कि पहले तो फील्ड मार्शल यानी कि फील्ड मार्शल बनाया था, अब चीफ ऑफ डिफेंस फोर्स। उसके अंदर तीनों चीफ होंगे, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स। तो अब आर्मी का चीफ तो बनाएंगे, लेकिन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स तीनों चीफ उसके अंडर होंगे, न्यूक्लियर वेपन्स उसके अंडर होंगे, और लाइफ लॉन्ग उसको इम्यूनिटी होगी। इस वजह से उन्होंने एक और फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट भी बना लिया है, यानी कि वो कोर्ट जो कॉन्स्टिट्यूशन और इंटर गवर्नमेंट बातों पे डिसाइड करेगा, ताकि मुनीर के ऊपर कभी भी कोई एक्शन ना लिया जा सके। तो क्या भारत इससे डरे? उनकी सिचुएशन को देखिए आप, चारों तरफ से वो घिरे हुए हैं। पेनास जी ने आपको बताया इन्फ्लेशन बहुत हाई है, 6.2%, 44% से ऊपर वर्ल्ड बैंक कहता है उनके लोग जो हैं पॉवर्टी लाइन के नीचे हैं, यानी कि 4.2 डेसिमल डॉलर से नीचे हैं उनके, 4.2 डेसिमल डॉलर से नीचे है उनकी पॉपुलेशन, यानी कि हर दूसरे बंदे के पास 2 वक्त की रोटी नहीं है, लेकिन अपना डिफेंस बजट बढ़ाते जा रहे हैं। उन्होंने अपना डिफेंस बजट इस बार 18 से 20% बढ़ा दिया है, और साथ में क्या किया है, पूरी की पूरी पावर जो है आर्मी के अंडर है। पर इनका वजूद क्या है आर्मी का? क्या हमारे देश में ऐसा हो सकता है? नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इनके आर्मी का वजूद इसलिए है क्योंकि भारत थ्रेट है, भारत उनके लिए थ्रेट है। लेकिन भारत थ्रेट है, पर भारत के साथ वो कुछ नहीं कर सकते। उनकी आर्मी हमारे सामने कुछ भी नहीं है, आपने ऑप सिंदूर में देख लिया था। तो वो क्या करते हैं, वो आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं। जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तैयबा, हिजबुल मुजाहिदीन, ऐसी ऑर्गेनाइजेशन का इस्तेमाल करते हुए भारत को ब्लीड इंडिया थ्रू थाउजेंड्स कट करते हैं। पर कहते हैं ना, जो सांपों को पालता है एक दिन वही सांप उसको डसते हैं। हो रहा है कि नहीं हो रहा पाकिस्तान के अंदर? आप देखिए बलूचिस्तान, वहां पे प्रॉब्लम्स चल रही हैं, वहां पे रोज कुछ ना कुछ पाकिस्तानी सोल्जर मारे जाते हैं। खैबर पख्तूनवा, वहां पे पश्तून अपने आप को अपना देश बनाना चाहते हैं। अफगानिस्तान पश्चिमी बॉर्डर पे, वो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहा है। पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर या उनका जो पंजाब के अंदर लबैक है, हर जगह से मुनीर घिरा हुआ है। तो उसने क्या किया है, अपनी पावर अपने पास ले ली है, और भारत के अंदर एक ब्लास्ट करवाया जैश ए मोहम्मद के थ्रू। कहां कराया? भारत का दिल दिल्ली में। कहां कराया? दिल्ली के अंदर। दिल्ली का दिल लाल किला में, जहां पे हमारा हर 15 अगस्त को झंडा लहराया जाता है, इंडिपेंडेंस डे का। भारत क्या छोड़ेगा उसको? हम उसको इस बार वो सिखाएंगे, क्योंकि हमने क्या कहा था, एनी एक्ट ऑफ टेरर विल बी कंसिडर्ड एज एक्ट ऑफ वॉर। और अब हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे, हम डिस्क्रिमिनेट नहीं करेंगे आतंकियों में और आतंकियों के आकाओं में, यानी कि मुनीर, मिर्जा और मलिक की ब्रिगेड में हम नहीं फर्क देखेंगे। हम उनकी मिलिट्री और उनके सिविल के जो टेररिस्ट टारगेट से हमने फर्क नहीं देखेंगे। इस बार जब भारत हमला करेगा अपने टाइम ऑफ चूजिंग पे, तो पाकिस्तान का जो सिर है उसको तन से हम जुदा कर देंगे। चलिए, तो पाकिस्तान को जवाब तो मिलेगा, लेकिन यहां सवाल यह है कि हम ये जवाब कब कैसे देंगे। वो तमाम जांच एजेंसियां जो हैं और तमाम सेना के अधिकारी, पॉलिसी मेकर्स, सब चीजें जो है वो कोऑर्डिनेशन में काम करेंगे। लेकिन यहां हिंदुस्तान के लिए टेंशन ये है
कि सिबात सर, जब कोई निरंकुश हो जाता है, जब किसी को अनलिमिटेड पावर हो जाती है, तो कहते हैं ना कि पावर का नशा जो है सर चढ़ के ऐसा बोलता है, वो कहता है मैं खत्म तो हो ही रहा हूं। पाकिस्तान तो वैसे भी फेल्ड स्टेट है, अल्टीमेटली जर्नल्स जाके बसते हैं यूरोप में, अमेरिका में, अलग अलग, दुबई में, तो उसको कोई फर्क नहीं पड़ता उसका मुल्क खत्म हो जाए। लेकिन क्या हिंदुस्तान के लिए ये अनलिमिटेड पावर वाला मुनीर टेंशन का विषय आपको लगता है कि भाई ये तो कुछ भी कर सकता है? हाँ बिल्कुल, इसमें कोई शक नहीं। देखो यह सच्चाई है कि लास्ट 78 साल में ज्यादातर जो पावर थी वो पाकिस्तान की आर्मी के पास रही। अगर उसके पास उसने डायरेक्ट पावर नहीं थी तो पीछे से पावर थी। अब उसको एक ट्रिक आ गई है फौज को कि भाई आप ना पावर सिविल को दे के रखो, मगर असली पावर आपके पास। पाकिस्तान में जो असली पावर इस्लामाबाद से नहीं फ्लो करती, वो जनरल हेडक्वार्टर रावलपिंडी से होती है। यह सच्चाई है कि आज भी पाकिस्तान की आर्मी एक पैरेलल इकोनॉमी चलाती है। उसका जो फौजी फाउंडेशन है वो 188 बिलियन डॉलर का एक बिजनेस चलाता है। कोलगेट से लेके सीमेंट, रियल एस्टेट से लेके बैंक, वो सारा का सारा पाकिस्तान की फौज चलाती है। मगर यह सच्चाई थी कि अभी तक जो भी उनका चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ था, चीफ ऑफ एयरफोर्स था, चीफ ऑफ नाव स्टाफ, वो एक प्रकार आंसरेबल थे, एक काम करने की डेमोक्रेसी थी। मगर जब से इसको आर्टिकल 27 करके वो लेके आए हैं अमेंडमेंट, तो सच्चाई है कि ये चीफ ऑफ डिफेंस फोर्सेस जो बन गए हैं वो एक प्रकार सारी पावर उनके पास आ गई। आर्मी, एयरफोर्स, नेवी के चीफ भी उनके हैं, उनको लीगल इम्यूनिटी भी है, वो जिंदगी भर के लिए फील्ड मार्शल रह सकते हैं। तो ऐसे में यह सच्चाई है कि एक आदमी के पास इतनी पावर, वो भी न्यूक्लियर का जो बटन है वो भी अब आसिम मुनीर के हाथ होगा। तो यह सच्चाई है। वो भारत के लिए क्या चिंता का विषय है? भारत के लिए चिंता का विषय है कि वो अब अपने एग्जिस्टेंस के लिए आतंकवाद को बढ़ाएगा, क्योंकि उसको पता है कि अगर फुल फ्लैज लड़ाई होती है, कन्वेंशन लड़ाई में पाकिस्तान भारत के आगे घुटने टेक देता है। 4 दिन के अंदर उसने आपके जो ऑपरेशन सिंदूर में थे घुटने टेक दिए। 1971 में हमने उसके 2 टुकड़े कर दिए, ईस्ट पाकिस्तान बांग्लादेश बना दिया। तो वो जो नया टाइप का वारफेयर है, जिसको हाइब्रिड वारफेयर, ब्लीड इंडिया विद 1000 कट, वो आतंकवाद बढ़ाएगा। अभी आपको देखोगे आतंकवादी घटनाएं जम्मू और कश्मीर में बढ़ेंगी। और यही नहीं, जो ये और रेड फोर्ट में हुआ है, ऐसी कार्रवाई और जगह भी होगी, क्योंकि इसके तार जो है वो जुड़े हुए हैं पाकिस्तान के जैसे मोहम्मद और ISI से। यूं तो वो तुर्की जो उकासा है, जो तुर्की में बैठा है, कुछ अफगानिस्तान में, ये सब मुखड़ा है। असला जो करा रहा है वो ISI करा है। तो ये मैं सोचता हूं आने वाले टाइम में 4 चीजें होंगी। एक तो आतंकवाद बढ़ेगा, एक पाकिस्तान की फौज भी बोल्ड होगी, वो भी कहीं ना कहीं लाइन ऑफ कंट्रोल पे एग्रेसिव होने की कोशिश करेगी। और तीसरा ये बात सोचोगे कि अमेरिका इसको हो सकता और सपोर्ट करे, क्योंकि अमेरिका के साथ उसके रिलेशन बढ़ते जा रहे हैं। जब से आसिम मुनीर के पास पावर आई है तो डोनाल्ड ट्रंप खुश हैं, क्योंकि आसिम मुनीर जो है डॉलर के लिए कुछ भी कर सकता है। क्रिप्टो करेंसी, आपका जो क्रिटिकल मिनरल का व्यापार, पसीना जो आइलैंड है वो भी ये दे देंगे। वो बेसिस देंगे अफगानिस्तान और ईरान पे और चाइना और अफगानिस्तान पे एक प्रकार सर्वेलेंस करने से ये भी कार्रवाई होगी और पैसा आएगा मॉडर्नाइजेशन का। और तीसरा, सऊदी से बहुत पैसा आएगा, क्योंकि इन्होंने जब से साइन किया है ये आपका डिफेंस पैक्ट, वो आपको फौज तो नहीं भेजेगा। अगर भारत और पाकिस्तान का युद्ध होता है तो मुझे लगता नहीं कि सऊदी अरेबिया डायरेक्ट फौज भेजेगा, मगर यह सच्चाई है वो पैसा देगा मॉडर्नाइज करने के लिए, ये और हथियार खरीदेगा। तो ये तो टेंशन की बातें हैं सर, जो आप कह रहे हैं। की घंटी है। तो सिबात सर जो कह रहे हैं ये तो यकीनन टेंशन बढ़ाने वाली बात है कि निरंकुश मुनीर हिंदुस्तान के लिए एक बहुत बड़ा सरदर्द है। सर क्या करें इस सरदर्द का? कुछ तो इलाज करना पड़ेगा ना दत्ता साहब, क्या करें? बिनाज देखिए, ऐसा है कितने आए और कितने चले गए पाकिस्तान में। अगर मैं आपको हिस्ट्री में सुनाऊं, अयूब खान फौजी बन गया फील्ड मार्शल का, उसका बन गया प्रेसिडेंट। ज़िया-उल हक, वो उसने मार्शल लॉ लगाया, पूरी पावर उसके हाथ में थी। क्या असर हुआ उसका? किसको मालूम है ज़िया-उल हक को क्या हुआ? वो मारा गया, हवाई जहाज क्रैश हो गया उसका। ठीक है, उसके बाद आया परवेज मुशर्रफ, उसने कारगिल का जंग करा, उसके बाद प्रेसिडेंट बन गया, कू कर दिया, पूरी पावर लेगी। आज के दिन में इसको अगर पावर 27th अमेंडमेंट करके दे दी गई है, उससे भारत को क्या फर्क पड़ता है? ऐसे टटपुंजियां हमने कितने देखे, कितने मार दिए, कितने खत्म हो गए। पाकिस्तान वही का वही, भारत बढ़ता चला जा रहा है।